माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल भाल्व में नैरो होने को बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। अब पहले हम एक बात करते हैं मिट्रल भाल्व क्या है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जैसा आप स्ट्रक्चर में जान रहे हैं, यहाँ पे ये राइट एट्रियम है। हार्ट में 4 चेंबर होता है। पहला नंबर चेंबर को राइट एट्रियम बोलते हैं, जो कि सिस्टम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है। नंबर 2, दूसरा नंबर चेंबर को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। ये लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है, ठीक है। चेंबर नंबर 3 राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाता है। चेंबर नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल, यह ऑक्सीनेटेड ब्लड को सिस्टम में लेकर जाता है, भेजता है। यानी 4 चेंबर का अलग अलग फंक्शन है, अपना पंप करता है ब्लड को। अब यहाँ पर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो भाल्व होता है, इसको हम ट्राइकस्पिड भाल्व कहते हैं। इसमें 3 कस्प होता है भाल्व में, इसको ट्राइकस्पिड भाल्व कहते हैं। नंबर 2, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो भाल्व होता है, उसको हम बाइकस्पिड भाल्व कहते हैं। और इसका जो शेप होता है ना, वह मिट्रल कैप के जैसा होता है, इसलिए इसको हम मिट्रल भाल्व भी कहते हैं। चलिए, हम लोग बात सब पे नहीं कर रहे हैं, वो मिट्रल भाल्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिट्रल भाल्व राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और इसका काम क्या है? इसका वर्क है कि ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल के समय ये लेफ्ट एट्रियम के ब्लड को फिलिंग करता है। यानी ये भाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल के समय लेफ्ट एट्रियम के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है, यानी उसको वहाँ से ट्रांसमिट करवाने में हेल्प ओपन कर देता है ये। और ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, इसके सिस्टोल के समय भाल्व बंद हो जाता है, जिसके कारण यहाँ प्रेशर क्रिएट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ब्लड जो होता है वह सिस्टम में एरोटा के द्वारा, इधर में एरोटा के द्वारा फिर क्या होता है, सिस्टम बाहर निकलता है। तो इसका एक फंक्शन यह है कि ब्लड को यूनिडायरेक्शनल मूव कराता है। यानी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जाने देता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को रिवर्स लेफ्ट एट्रियम में फिर रिटर्न आने नहीं देता है। यानी यह इसका मेन फंक्शन है मिट्रल भाल्व का, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। अगली पॉइंट, ये जो भाल्व होता है, ये भाल्व का जो एरिया है ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल के समय, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय इसकी एरिया जो होता है ना, वो 4 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एवरेज में 4 to 6 बोलते हैं इसको हम, 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एवरेज होता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिपीट कर रहे हैं बात को, ये जो मिट्रल भाल्व का जो एरिया है वो 4 से 6 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर का ओपनिंग होता है, और जो एवरेज बोलते हैं ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका ओपनिंग होता है। तो ये इसका ओपनिंग हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तब मतलब किस समय, जब ये वेंट्रिकल डायस्टोल होता है उस समय, और सिस्टोल के समय तो भाल्व बंद हो जाता है। तो हमें बंद से मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है कि इसको डायस्टोल के समय पूरा ओपन कब होता है, यानी कंप्लीट ओपनिंग यह वेंट्रिकल या माइट्रल भाल्व का कितना होता है। तो एक नॉर्मल एवरेज ओपनिंग होता है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एवरेज ओपनिंग होता है, एवरेज ओपनिंग। अगर किसी कारणवश इसका ओपनिंग 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से जब डिक्रीज कर जाता है, तब इसी कंडीशन को हम मिट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन क्या कहलाता है मिट्रल स्टेनोसिस का, कि इफ द एरिया ऑफ मिट्रल भाल्व लेस देन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर नोन एज मिट्रल स्टेनोसिस। अब जब ये तो यहाँ पर समझ में आ गया। ये जो मिट्रल भाल्व है इसको हम अलग कर दिए, यहाँ पे कर देते हैं।
ये भाल्व बना होता है क्या चीज़ से? कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से। और इसके ऊपर में होता है आपको इंडोथेलियल लेयर का लाइनिंग होता है, इसके ऊपर में इंडोथेलियल लेयर का लाइनिंग होता है, ये फाइब्रस टिश्यू बना होता है। अब क्या है कि ये तो ओपनिंग हुआ ये भाल्व का, तो इसी ओपनिंग में कमी होने को हम लोग बोलते हैं मिटल स्टोसिस। और इसी के अनुसार से ये ओपनिंग के अनुसार से ये 4 तरह के ये इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मिटल स्टोसिस आपको 4 वेराइटीज के होंगे। पहला वेराइटीज होता है जिसको बोलते हैं माइल्ड एमएस, माइल्ड एमएस यानी माइल्ड मेटल स्टेनोसिस। तो नॉर्मल में कितना बताते हैं हम, 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया होता है। तो माइल्ड स्टेनोसिस में क्या हो जाएगा, 4 से लेकर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है, 4 से घट करके 3 हो जाता है, इसको माइल्ड बोलते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट, मॉडरेट एमएस। मॉडरेट एमएस किसको बोलते हैं? मॉडरेट एमएस का मतलब होता है कि जिसका लुमिनल एरिया 3 से लेकर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट मेटल स्टेनोसिस। तीसरा होता है सीवियर एमएस। सीवियर एमएस जब 2 से लेकर 1 हो जाता है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सीवियर मेटल स्टेनोसिस। और एक होता है वेरी सीवियर, वेरी सीवियर रहती है लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका भाल्व का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी छोटा हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं वेरी सीवियर मेटल स्टेनोसिस। ये तो हो गया आपको इसका टाइप्स। अब बात करते हैं इसके कॉज, किस कारण से मेटल भाल्व का एरिया ये घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कुछ तो होगा इसमें डिसऑर्डर्स, किस कारण से मेटल भाल्व का एरिया डिमिनिश कर जाता है। तो मेटल भाल्व का एरिया डिक्रीज करता है, इसके सबसे पहला रीजन है आरएचडी। आरएचडी का मतलब हो गया रूमेटिक हार्ट डिजीज, है ना। सबसे बड़ा कॉज होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिसऑर्डर्स, यानी स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि थ्रोट में फेरिंजाइटिस प्रोड्यूस करता है। और अगर बाय द वे यह ट्रीटमेंट अगर सही ढंग से नहीं होता है, लंबे समय तक अगर फेरिंजाइटिस रहता है, तो उस स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी का अमाउंट बॉडी में बढ़ता है, और उस एंटीबॉडी का प्रोटीन और भाल्व के सेल का प्रोटीन दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी का प्रोटीन और भाल्व के सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन दोनों एक जैसा होता है। और इसी कारण से क्या होता है कि वह प्रोटीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के वजह से ये धीरे धीरे इन्फ्लाम्ड होते हैं, और यह इन्फ्लामेशन आगे चल कर के डिजनरेशन में कन्वर्ट कर जाता है। वाल में कुछ सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाएगा। तो मालूम है ना कि अगर माइल्ड इंजुरी होती है तो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, और इस पर कुछ सब्सटेंस डिपोजिट होता है। तो सबसे बड़ा कॉज होता है आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीबॉडी के कारण होता है, और इसके कारण यहाँ पर डिजनरेशन होगा, और इसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे लॉस कर जाता है। तो इसको हम बोलते, यह पहला कॉज आ गया। दूसरा बहुत माइल्ड कॉज में जैसे हाइपर कैल्सीमिया, बॉडी में कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में भी अब क्योंकि कैल्शियम का यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर होता है भाल्व पे, तो कैल्शियम के रिसेप्टर, कैल्शियम के ज़्यादा अमाउंट के कारण भी कभी कभी यह स्टेनोसिस कर सकता है। और अगला होता है हाइपरटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो उस केस में भी कभी कभी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कॉज इसका है आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब हम लोग बात करते हैं, अगर यह स्टेनोसिस कर गया, अगर यह बाय द वे इसकी एरिया अगर घट जाता है, तो इसकी वजह से क्या क्या होगा। देखिए, माइटल भाल्व से ही ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। मान लिया जाए ये अगर स्टेनोसिस कर जाएगा, तो अब लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा नहीं,
इसके कारण क्या होगा कि जो सिस्टम में जो ब्लड जाना चाहिए जितना अमाउंट में, उतना नहीं जाएगा। तो मरीज का सिम्टम होगा कि जब भी वह साइकिलिंग करेगा, जब दौड़ेगा, रनिंग करेगा, कोई एक्सर्शन करेगा, स्विमिंग करेगा, तो वह ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलने से वह कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस होगा, फेंट कर जाएगा, क्योंकि बॉडी को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलेगा नहीं, कार्डियक आउटपुट कम हो गया यहाँ पे, तो सफिशिएंट ब्लड लाइन नहीं मिलेगा तो पेशेंट जो होता है वह फेंट कर जाएगा, वो फॉल करेगा, गिरेगा वो। तो माइटल स्टेनोसिस में सबसे बड़ा आपको सिम्टम मिलेगा जैसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जो ब्रेन में होता है ना, मिनी स्ट्रोक उसको बोलते हैं। तो आपको सिनकॉप मिल सकता है, फेंटनेस हो सकता है, बॉडी वीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब बॉडी को सप्लाई नहीं हो रही है। अब दूसरी गड़बड़ी क्या होगा इधर में कि एक तो हो गया कि आगे वाला गड़बड़ी, पीछे गड़बड़ी क्या होगी कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जब प्रॉपरली लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट करेगा, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम कंजेशन। फिर जब इसमें ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये ब्लड जो है पीछे बैक मूव करेगा। अब यहाँ पर जो पल्वरी का वेन है, पल्वरी वेन में अब प्रेशर बढ़ जाएगी, पल्वरी वेन में कंजेशन हो गया। अब ये बैक कहाँ पर चला जाएगा, अल्विलाई के नज़दीक, और अल्विलाई में हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। इधर से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, वो अलग जा रहा है, ये पीछे से ये बैक करेगा, दोनों मिल करके अल्विलाई में क्या होगा, वहाँ के कैपिलरी डैमेज होगा, और उसके वजह से क्या होगा कि लंग्स में कंजेशन होगा, हैवीनेस होगा, चेस्ट में प्रॉपर अल्विलाई एक्सपेंड करेगा नहीं, पेशेंट सांस लेने बनेगा नहीं उसको, क्योंकि वहाँ ब्लड तो एक्यूमुलेट कर रहा है। अब पेशेंट को क्या होगा, हैवीनेस तो होगा ही, डिजनिया होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाने पे क्या हो जाएगा, कैपिलरी रप्चर करेगा और मुंह से ब्लड निकल जाएगा, हीमोटाइसिस होगा। तो मिटल स्टेनोसिस का इफेक्ट दोनों जगह मिलेगा, एक आगे फॉरवर्ड जो मिलेगा वो भी आएगा, बैकवर्ड जो लंग्स की तरफ भी इसका सिम्टम मिलता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। मिटल स्टेनोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि अब ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ जाएगा, यानी कार्डियोमेगैली मिलेंगे, लेफ्ट एट्रियम कार्डियोमेगैली, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी ओडिमा होगा, या और उसके साथ डिजनिया भी मिलेगा, जो सिम्टम में बता दिया आपको। इसके बाद ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन। अगर हम इसका अगर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो क्या कराते हैं, सबसे पहले कराते हैं इसका हम लोग ASO टाइटर, ASO टाइटर कराते हैं। ASO टाइटर इसका इम्पोर्टेंट जांच है, ASO टाइटर बोलते हैं। ये आपको इंक्रीज मिलेगा, कितना नॉर्मल कितना रहता है, तो लिखिए नॉर्मल इसका रहता है, नॉर्मल बिलो 200 IU, लेकिन चाइल्ड में इसका जो वैल्यू होता है ना बिलो 125 इंटरनेशनल यूनिट होता है। ये ऊपर वाला एडल्ट का है। एडल्ट में आपको जो ASO टाइटर का वैल्यू 200 इंटरनेशनल यूनिट से कम रहना चाहिए। अब इस पेशेंट का क्या होगा, 800 2000 तक इसका जो होता है ना ASO टाइटर हो जाता है। तो ASO टाइटर पॉजिटिव आएगा इसमें, ये तो RHD का मेन पहचान है ना। इसके बाद अगला कराएंगे आप इकोकार्डियोग्राम। तो इकोकार्डियोग्राम कराएंगे तो आपको माइट्रल भाल्व का जो एरिया है आपको डिक्रीज मिलेगा, आपको क्लियर लिखा रहेगा वहाँ पे कि माइल्ड स्टेनोसिस है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह का स्टेनोसिस आपको क्लियर वहाँ पर लिखा रहेगा मिट्रल भाल्व में, इकोकार्डियोग्राम में। अगला कराते हैं ECG। ECG कराने पे क्या मिलेगा, P वेव का जो लेंथ है ना, जो बेस, वो थोड़ा चौड़ा मिलता है। P वेव का बेस आपको चौड़ा मिलेगा, वाइड मिलता है। उसके बाद जो Q वेव है वो तो ठीक है, R वेव का वोल्टेज थोड़ा डिमिनिश कर जाएगी क्योंकि ब्लड प्रॉपर निकलेगा नहीं, और T वेव तो सही रहेगा। ऐसा नहीं कि दो चीज़ मिलेगा गड़बड़ इसमें माइट्रल स्टेनोसिस में ECG कराने पे कि P वेव जो होता है उसका बेस थोड़ा वाइड हो जाएगा और R वेव का वोल्टेज डिमिनिश कर जाता है, यानी कि उसका जो वोल्टेज 1.6 मिली वोल्ट जो होता है उससे घट करके ये आपको
1 मिली वोल्ट से भी कम हो जाता है। ये आपको मिलेगा ईसीजी में जांच करने पे। इसके बाद हम चूँकि यह फेरिंजाइटिस से स्टार्ट हुआ है, तो पेशेंट को हम अगर थ्रोट का कल्चर कराएंगे तो थ्रोट का कल्चर सीटी कराने पर आपको वहाँ पर बैक्टीरिया का फाइंडिंग होगा। जरूरी तो नहीं है कि मिलवे करेगा, क्योंकि यह जो माइटल स्टेनोसिस यह क्रोनिक केस में मिलता है, तब तक के तो बहुत सारे बॉडी में डिजॉर्डर प्रोड्यूस कर चुका होता है। और इसीलिए इसमें कभी कभी आपको माइटल स्टेनोसिस के साथ साथ दूसरा कंप्लेन आपको रोमैटिक अर्थराइटिस से मिल सकता है, कोरिया भी मिल सकता है आपको, जो कि कोरिया में इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं बॉडी का, ये भी आ सकता है, क्योंकि यही एंटीबॉडी बॉडी के और भी ऑर्गन को इफेक्ट करता है। कुछ पेशेंट में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाते हैं, किडनी से जो होता है प्रोटीन वगैरह निकलने लगता है। किसी पेशेंट में कोस्टल रोमैटिज्म मिलता है, चेस्ट में पेन होता है पेशेंट को। तो कई ऐसे डिजॉर्डर हैं जो कि पेशेंट में ये मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ माइटल स्टेनोसिस के साथ साथ मिलता है। अगर हम बात मैनेजमेंट की करें कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला है कि जो फेरिंजाइटिस है, तो पहले फेरिंजाइटिस को ट्रीटमेंट करेंगे, चूँकि सोर्स को रोकना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को बोलते हैं गर्म पानी पीने के लिए, गर्म पानी से गलाला करने के लिए बोलते हैं, गरगलिंग करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। ठंडा पानी पीने के लिए अवॉइड करते हैं, बोलते हैं ठंडा पानी नहीं पीने के लिए। अगर बारिश वगैरह भीगते हैं तो भीगने मना करते हैं उसको हम लोग, क्योंकि जो बैक्टीरिया है बारिश में भीगने से बहुत जल्दी अटैक करता है। बार बार किसी को इन्फ्लुएंजा हो रहा है तो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा बार बार होने से भी बैक्टीरिया आपको बार बार फेरिंग्स में अटैक करता है, राइनो वायरस के अटैक होने से। और सबसे ज़्यादा कि कपड़ा भीगे हुए ज़्यादा समय तक रहने से, या बारिश में भीगने के कारण, कोल्ड ड्रिंक पीने से, ठंडी हवा में ज़्यादा देर रहने से, क्राउडिंग एरिया में रहने से, ये सब बैक्टीरिया ज़्यादा यहाँ पे फैलता है। तो हमें चाहिए कि ये सब चीज़ से हमको अवॉइड करना है, ठंडे पानी से बचना है, ठंडा खाना से बचना है। पेशेंट को हम लोग बोलते हैं अगर स्नान भी करता है तो गर्म पानी से बोलते हैं स्नान करने के लिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी हमें है। बेड रेस्ट डालेंगे पेशेंट को, हम लोग बोलते हैं ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करने के लिए, और पेशेंट को ये भी बोलते हैं थोड़ा खुली हवा में रहने के लिए, क्योंकि बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसका हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग माइटल भाल्व को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, या भाल्व को बैलोनिंग बोलते हैं। भाल्व को बैलोनिंग कर करके, और इसको जो एरिया को क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं। बैलोनिंग आता है, एक कैथेटर जैसा होता है, कैथेटर को हम लोग इंसर्ट करते हैं फीमोरल आर्टरी के द्वारा, और उसके बाद वहाँ पर ले जा करके, और जैसे इससे ऐसे होकर के ऐसे भेजते हैं इसको, इसमें लोग इन्फ्लेट करते हैं इसको लोग, जिससे फैला देते हैं, और मेटल भाल्व इसमें आपको कई साल तक फिर जो है आपको नॉर्मल आ जाता है ये। दूसरा, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो हम लोग भाल्वो प्लास्टिक करते हैं, हम लोग इसमें दूसरे भाल्व अलग तरह का भाल्व है उसको फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं। इस तरह से इसका ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा किया जाता है। मेडिसिन की जहाँ बात करेंगे तो इसमें एलोपैथिक में तो खैर पेनिसिलिन ग्रुप के ही दवा देते हैं, पेंडियोर का इंजेक्शन चलाते हैं, या फिर पेंटेड ग्रुप का कोई दवा होता है उसको देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में इसकी अच्छी दवा है, बेस्ट दवा होता है। सबसे पहले हमको जो स्ट्रेप्टोकोक्सिनम एक बहुत अच्छी दवा है नोसोट्स की, जो कि हम लोग इसको पर डे पेशेंट को 1 डोज देते हैं खाने के लिए, जिसमें स्टार्ट करते हैं 30 से, और हम लोग 1 m तक भी लेके चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है केस पर, डायरेक्ट ऐसे दवाई नहीं लेना है, पहले फिजिशियन से मिलने के बाद ही लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें मार्क्सॉल, ब्राउनिया, लिडमपाल, ये सभी दवा हम लोग यूज करते हैं। तो जैसा केस रहता है उसके अनुसार हम दवा देते हैं, सिम्टम के अनुसार इसमें दवा चलाते हैं। ये था आपका मेटल स्टेनोसिस के बारे में, मेटलोसिस। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।